हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रोहन लगातार अनन्या को देख रहा था। उसे अपने अतीत को याद करके काफी डर लग रहा था। ऊपर से सुबह सुबह आया सपना देखकर उसकी धड़कन अपने आप बढ़ने लगी थी। उसे आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पर जितनी जल्दी हो सके अनन्या को ऑफिशियली अपनी बीवी बनाना था, ताकि अनन्या चाहकर भी उससे दूर ना जा सके। रोहन ने अनन्या की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अपने अतीत की वजह से तुम्हें कभी नहीं खो सकता, क्योंकि वह सिर्फ 3 साल पहले की गई एक गलती थी जो कि किसी और के कारण हुई थी, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अनन्या, मुझे जल्दी से जल्दी तुमसे शादी करनी है। मैं कल ही माँ से बात करके हमारी शादी जल्दी फिक्स कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें खोने के डर से मेरी जान निकलने लगती है। उसे सपने के बाद रोहन को नींद नहीं आई। उसने आंखों ही आंखों में सुबह तक अनन्या के खूबसूरत चेहरे को देखा। सुबह के 6 बजे रोहन ने अनन्या के माथे पर किस किया और मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। रोहन के जाने के कुछ देर बाद अनन्या की आंखें खुली। उसे अजीब सा लग रहा था। वह जल्दी से बद से उतरी और बाथरूम की तरफ भाग गई। कुछ देर बाद वह अपना चेहरा पोंछते हुए बाहर आई। उसका खूबसूरत सा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह सीधा जाकर बेड पर बैठ गई। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये क्या हो रहा है। 2-3 दिनों से लगातार उल्टी, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया था। अनन्या को लग रहा था कि सगाई की तैयारियों के स्ट्रेस के कारण शायद उसे कमजोरी महसूस हो रही है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी रोहन वापस कमरे में आया। अनन्या का पीला पड़ा चेहरा देखकर उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें अनन्या। अनन्या ने रोहन की तरफ देखा जो पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट महसूस हो रही है बस। अनन्या की तरफ देखकर रोहन ने चिंता करते हुए कहा, मुझे बताओ, मैं देखता हूँ। रोहन ने अनन्या की तरफ आकर देखना चाहता भी अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी डॉक्टर हूँ रोहन, तो तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। मैं दवाई खा लूंगी, उसके बाद में ठीक हो जाऊंगी। अनन्या की बात सुनकर रोहन ने रिलैक्स होते हुए कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें शावर दिला देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम खुद ले पाओगी। अनन्या ने भी मना नहीं किया। रोहन ने उसे गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर चला गया। कुछ देर बाद दोनों शावर लेकर बाहर आ गए। दोनों ने इस वक्त बाथरोब लपेटा हुआ था। रोहन ने अनन्या को नीचे उतारा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, कपड़े पहन पाओगी या फिर मैं हेल्प कर दूं। अनन्या ने कहा, मैं कर लूंगी। अनन्या में चली गई और रोहन भी दूसरे क्लोजेट में चला गया। दोनों के क्लोजेट जोड़कर अलग ही रखे हुए थे। अभी भी वो लोग होटल के रूम में थे। दोनों ने कपड़े पहने और नीचे आ गए। बाकी घर वाले सभी घर के लिए पहले ही निकल गए थे। रोहन और अनन्या ने होटल में हल्का ब्रेकफास्ट किया और दोनों घर के लिए निकल गए। अनन्या को अभी भी ठीक नहीं लग रहा था, पर उसने रोहन से कुछ नहीं कहा। उसने डिसाइड किया कि वह घर जाकर खुद ही मेडिसिन ले लेगी। कुछ देर बाद दोनों कपूर मैंशन पहुंच गए। कपूर मैंशन के दरवाजे पर ही आयशा जी ने दोनों को रोका और आरती की थाली लेकर दोनों का स्वागत किया। अनन्या भी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई, क्योंकि अब ये घर उसका आधा ससुराल तो बन ही चुका था। उसके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट देखकर आयशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी बहू के रूप में तुम पहली बार घर आई हो, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से हमारे लिए कुछ बनाओ। आयशा जी की बात सुनकर अनन्या ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल माँ। अनन्या ने आयशा जी को माँ कहना पहले से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ही अनन्या को माँ कहने के लिए कहा था। तभी रोहन का फोन बजा। उसने चिंता करते हुए कहा, अनन्या, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, प्लीज मैं जाऊं। रोहन ने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहा।
अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है। रोहन ने कहा, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें गुस्सा ना आ जाए कि सगाई के अगले दिन ही मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। रोहन की बात सुनकर अनन्या ने हंसते हुए कहा, रोहन तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और तुम्हारे 3 पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होने वाली। अनन्या की बात सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, थैंक यू सो मच माय लव। उन दोनों की तरफ देखकर आयशा जी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को शर्म नहीं आती, मेरे सामने ही शुरू हो गए। उनकी बात सुनकर रोहन ने उनके गाल पर किस करते हुए कहा, क्योंकि हमें पता है हमें इस तरह से देखकर सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो वह आप, इसलिए हम ये सब तो आपके सामने ही करेंगे ना माँ, और चिंता मत कीजिए, एक बार हमारी शादी होने दीजिए, जल्दी से आपके दादी बना दूंगा। इतना कहकर रोहन हंसते हुए वहां से भाग गया। उसे ज्यादा देखकर आयशा जी ने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। रोहन ने हंसते हुए कहा, माँ अगर आपने मेरी टांगे तोड़ दी तो मेरे बच्चे आप पर गुस्सा करेंगे कि आपने उनके पापा को लंगड़ा कर दिया, ये तो गलत बात होगी ना माँ। इतना कहकर रोहन दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। पीछे से आयशा जी और अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। आयशा जी ने हंसती हुई अनन्या की तरफ देखा। उन्होंने काफी दिनों बाद अनन्या को इस तरह से खुलकर हंसते हुए देखा था। उन्होंने अनन्या के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इसी तरह से हंसते रहा कीजिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम तरस गए थे। वैसे बेटा, क्या आप कुछ बना पाएंगी या फिर हम खुद बना ले, आप बस करची चला देना। अनन्या ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, आप मुझसे काम करा रही है जबकि मैं आपकी नई नवेली बहू हूँ, ये तो गलत बात है ना सासू माँ। अनन्या की बात सुनकर आयशा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी। अनन्या उन्हें गले लगाते हुए कहा, आप कैसी बात कर रही है, मुझे आप लोगों के लिए कुछ बनाने में कैसी तकलीफ होगी, और मैं तो खुशी होगी, मैं खीर बनाकर आती हूँ। इतना कहकर उसने आयशा जी के गाल पर किस किया और भागते हुए किचन तरफ चली गई। उसे इस तरह से जाता देख आयश जी भी हंसने लगी। अनन्या जैसे ही किचन में आई उसे किचन में कई सारे शेफ नजर आए। उसने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सब की तरफ देखते हुए कहा, काका मुझे आज खीर बनानी है तो आप सब लोग प्लीज मुझे जगह देंगे। घर के हेड शेफ ने सर झुकाकर अपना सर हिलाया। अनन्या खीर बनाने लगी। उसने जैसे ही कढ़ाई चलाए और दूध उबालने के लिए रखा उसे अजीब से स्मेल आने लगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राई फ्रूट्स कट करने लगी। पर जैसे जैसे दूध उबल रहा था उसकी स्मेल से अनन्या को बेचैनी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आज से पहले तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अनन्या ने ड्राई फ्रूट्स को काटना छोड़ा और दौड़ते हुए किचन के बाहर आ गई। उसे इस तरह से भागता देख अगर सभी लोग परेशान हो गए। एक सर्वेंट ने दूध को जल्दी से बंद कर दिया और अनन्या के पीछे दौड़ने लगा। वही अनन्या को इस तरह से भागता देखकर लिविंग रूम में बैठी आयशा जी को काफी हैरानी हुई। वह चिंता करते हुए अनन्या की तरफ दौड़ी। अनन्या लिविंग रूम में बने वॉशरूम की तरफ गई थी। आयशा जी भी पीछे पीछे आ गई। उन्होंने देखा अनन्या बाथरूम में उल्टियां कर रही है। अनन्या को उल्टी करता देखकर उन्होंने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें बताया क्यों नहीं, इस तरह से किचन में जाने की क्या जरूरत थी। अनन्या आपको कैसा लग रहा है? अनन्या लगातार उल्टी कर रही थी। काफी देर बाद जब अनन्या की उल्टी बंद हुई उसने आयशा जी की तरफ देखा। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका चेहरा देखकर आयशा जी ने परेशानी भरी आवाज में, बेटा क्या हुआ, आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो आपने हमें बताया कि नहीं, और रोहन ने भी हमें नहीं बताया, आप दोनों खुद डॉक्टर होकर इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकते बेटा, अभी आप दोनों छोटे बच्चे नहीं रहे।
आयशा जी की आवाज में नाराजगी, गुस्सा और फिक्र झलक रही थी। वही अनन्या को तो उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, उसका सर चकरा रहा था। इससे पहले कि आयशा जी आगे कुछ कह पाती, अनन्या बेहोश होकर गिरने लगे। ये देखकर आयशा जी ने जल्दी से उसे अपने हाथों में थाम लिया। अनन्या को इस तरह से बेहोश होता देखकर आयशा जी काफी घबरा गई। उन्होंने चिल्लाते हुए सबको बुलाया। लिविंग रूम में मौजूद नौकर जल्दी से अंदर आए। उन्होंने आयशा जी के साथ मिलकर अनन्या को बाहर लाने में मदद की। उनमें से एक ने अनन्या को गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। आयशा जी घबराते हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। कमरे के अंदर अनन्या को लेटाने के बाद उस नौकर ने आयशा जी की तरफ देखा। आयशा जी ने घबराते हुए अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से रोहन का नंबर डायल किया, पर रोहन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद वह इस वक्त किसी सर्जरी में बिजी होगा। आयशा जी लगातार उसे फोन कर रही थी, पर रोहन फोन नहीं उठा रहा था। आखिर में उन्होंने परेशानी से रोहन की एक फ्रेंड डॉक्टर जो कि उसी हॉस्पिटल में थी, उसे फोन किया। उसे डॉक्टर की उम्र ज्यादा थी, यही कुछ 40-45 साल। डॉक्टर ने जैसे ही आयशा जी का फोन उठाया, आयशा जी ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर ममता, क्या आप प्लीज घर आ सकती है? अनन्या की तबीयत खराब हो गई है और रोहन घर पर नहीं है। आयशा जी की बात सुनकर डॉक्टर ममता ने कहा, क्या हुआ मिसेस कपूर? डॉक्टर अनन्या को और डॉक्टर रोहन कहाँ पर है? आयशा जी ने कहा, रोहन हॉस्पिटल ही आया है, प्लीज आप आ जाइए। मैं रोहन का फोन कई बार ट्राई किया पर वो उठा नहीं रहा। उसने कहा था कि आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट सर्जरी है, शायद वह सर्जरी में बिजी होगा। आयशा जी की बात सुनकर ममता ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ आज तो डॉक्टर रोहन की काफी इम्पोर्टेंट सर्जरी है, मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर ममता ने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद कपूर मेंशन में रोहन और अनन्या के कमरे में डॉक्टर ममता अनन्या को चेक कर रही थी। अनन्या अभी बेहोश थी। आयशा जी, जनार्दन जी और विशाखा जी कमरे के बाहर परेशानी से घूम रहे थे। अर्जुन जी कार्तिक के साथ ऑफिस गए हुए थे। वही डॉक्टर ममता ने अनन्या को अच्छे से चेक किया और फिर कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर अभी भी आयशा जी और बाकी दोनों लोग परेशानी से चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर ममता को बाहर आता देखकर आयशा जी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर बताए, अन्य ऐसे क्यों बेहोश हो गई? और उसका चेहरा देखिए ना, कितना पीला पड़ गया है, मेरी फूल सी बच्ची मुरझाकर कांटे की तरह हो गई है। आयशा जी की बात सुनकर डॉक्टर ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिसेस कपूर, आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी का नाम सुनकर आयशा जी ने हैरानी से डॉक्टर ममता की तरफ दिखा। दो ममता अन्य और रोहन के रिश्ते के बारे में जानती थी। वह ये भी जानती थी कि दोनों की शादी नहीं हुई है, पर वह अच्छे से जानती थी कि दोनों काफी सीरियस रिलेशनशिप में है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर ममता की बात सुनकर विशाखा जी, जनार्दन जी और आयशा जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहना क्या चाहिए। डॉक्टर ममता भी मुस्कुराते हुए उन तीनों की तरफ देख रही थी। सबसे पहले जनार्दन जी ने खुशी से कहा, क्या कहा आपने? मैं परदादा बनने वाला हूँ। जनार्दन जी और बाकी सब ने अपने बच्चों को पहले ही छूट दे दी थी, क्योंकि वह जानते थे कि सभी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और आज नहीं तो कल वह लोग शादी कर ही लेंगे। और आजकल के बच्चों को रोकना उन्हें सही नहीं लगा था। जनार्दन जी की बात सुनकर विशाखा जी ने भी खुशी से कहा, अनन्या प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ममता ने उनके चेहरे की खुशी देखी और मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। तभी आयशा जी ने भी खुद को संभाला और एक्साइटेड आवाज में कहा, अनन्या प्रेग्नेंट है, पर यह बात उसे खुद कैसे पता नहीं चली? वह तो खुद ही एक डॉक्टर है। डॉक्टर ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है, डॉक्टर दूसरों का ख्याल रखते हैं, पर उन्हें यही याद नहीं रहता कि वह दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद के बारे में भूल जाते हैं। डॉक्टर अनन्या के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां तक मुझे लग रहा है उनकी प्रेगनेंसी 1 महीने से भी कम की है। आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा, इसलिए शायद उन्हें अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी के लिए उन्हें अभी अभी सिम्टम्स दिखना शुरू हुए थे।
पूरी कपूर फैमिली अनन्या की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर काफी खुश थी। आयशा जी ने मुस्कुराते हुए मिठाई लाने को कहा और डॉक्टर ममता को एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। डॉक्टर ममता के जाने के बाद सभी लोग अनन्या के कमरे में आ गए। अनन्या अभी भी सो रही थी। आयशा जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब जितनी जल्दी हो सके हमें आपकी शादी करनी होगी। हम नहीं चाहते हमारे पोते या पोती पर कोई उंगली उठाने। भले ही आपका प्यार सच्चा है पर दुनिया रिश्ता देखती है जो कि हम जल्दी ही जोड़कर रहेंगे। जनार्दन जी ने कहा, नहीं, हम आज ही इनकी कोर्ट मैरिज कर देते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मेरा पर पोता दुनिया में आए लोग उससे पूछे कि उसके मम्मी पापा की शादी उसके जन्म से पहले हुई थी या बाद में। जनार्दन जी की बात सुनकर आयशा जी ने उनकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सर्जरी कंप्लीट करने के बाद रोहन अपने केबिन में आ गया। वह काफी थक गया था। वह अभी कुर्सी पर सर टिका कर बैठा ही था कि तभी केबिन का दरवाजा खुला। रोहन की आंखें बंद थी जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, डॉक्टर रोहन कपूर। इस आवाज को सुनकर रोहन की आंखें झटके से खुल गई। उसने सामने देखा। सामने खड़ी लड़की को देखकर रोहन ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह लड़की आने की आलिया शर्मा आगे आई। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर रोहन, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। रोहन ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या काम है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो अभी की अभी यहाँ से, वरना अगर मैंने गार्ड्स को कहकर तुम्हें निकालना को कहा तो तुम सड़क पर पड़ी हुई मिलोगी। रोहन की बात सुनकर आलिया ने उदासी भरी आवाज में कहा, डॉक्टर प्लीज, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट काम था। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। उसने इतना कहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहन ने देखा तो आलिया के बगल में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जिसकी उम्र 2 से 2.5 साल के आसपास होगी। वह बच्ची रोहन के चिल्लाने के कारण रोने लगी थी। उस बच्ची को देखकर रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि वह काफी हद तक दिखने में उसके जैसी ही थी और उसकी उम्र भी 2 साल कुछ महीने के आसपास ही थी। उस बच्ची को रोता देखकर आलिया ने झुककर उसे गोद में उठाते हुए कहा, ईशु, रोते नहीं बेबी। उस छोटी सी बच्ची यानी कि ईशु ने रोते हुए कहा, मम्मा, अंकल ने आपको डांटा। उसने तोतली जुबान में कहा। वही उसकी बात सुनकर आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेबी, अंकल ने नहीं डांटा। अंकल तो बस मामा से बात कर रहे थे। आप तो बूढ़े भी हो ना, रोना नहीं। रोहन अपने कांपते होठों के साथ उस छोटी सी बच्ची को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मेरी बच्ची नहीं हो सकती। नहीं, मेरी अनन्या मुझसे दूर नहीं जाएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।